नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, लेकिन बड़े सिस्टमैटिकली तरीके से हमारे आत्मा से, इस देश की आत्मा से जुड़े इन तीन मुद्दों को या इन तीन बातों को धीरे धीरे मार दिया गया है। अब आप कहाँ, किसी चौराहे पर, किसी चाय वाले की दुकान पर, किसी नाई की दुकान पर, या कहीं बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, या यारों दोस्तों के बीच, कहाँ आप ये बातचीत सुनते हैं कि इन टॉपिक पे कोई गहन डिस्कशन चल रहा हो। आज लोग आपको इन बातों से दूर भागते नजर आते हैं। आज आपको लोग इन बातों को अवॉइड करते नजर आते हैं, जिस पर पहले खुल के राय हुआ करती थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सिस्टमैटिकली इन तीनों मुद्दों को, इन तीनों बातों को दफन करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं अगर तीनों मुद्दों में से अगर कोई चेहरे ढूंढूं तो मेरे सामने ये 6 चेहरे आते हैं। इन 6 चेहरों को मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्त में भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन 6 लोगों को भूला नहीं जाएगा। इनको याद किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं। देश के संतुलन को, या देश के जो एक तरह से आप कह सकते हो आत्मा, उसको चोट पहुंचाने के लिए। देश की राजनीति पे केरल से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके मणिपुर तक राय हुआ करती थी सबकी। लेकिन आज इन 2 शख्सियतों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने राजनीति में खौफ इतना डाल दिया है कि आज आम आदमी कहीं अपनी राय रखने से डरता है। और अपनी कॉन्शियस से, मैं कहता हूं बहुत से लोग तो अपनी कॉन्शियस से, अंतरात्मा से वोट भी नहीं करते, इस डर से कि कहीं मैं दूसरी पार्टी को वोट डालूं और पता ना लग जाए, मैं नज़र में ना आ जाऊं। इसलिए वो डरता है, या तो वोट डालने घर से निकलता ही नहीं है, अगर जाता भी है तो भेड़ चाल में भीड़ के साथ वोट देता है। पॉलिटिकल डिस्कशन तो हमारे डिस्कोर्स से कहीं दूर ही चली गई है। आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हाँ में हाँ मिलाते आम आदमी नजर आएंगे, या पॉलिटिकल डिस्कशन से दूर भागते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि डर है। जो इन 2 लोगों के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पर वो धाराएं लग जाती है जिस धाराओं में जमानत भी सालों साल नहीं मिलती। और हिंदुस्तान का कामकाजी मिडिल क्लास आदमी सब कुछ झेल सकता है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी और इन सब मुसीबतों से जितना हो सके बचना चाहता है, डरता है। तो लोगों के दिल में डर बिठा दिया गया है कि आप राजनीतिक डिस्कोर्स से दूर रहिए। हम जो राजनीति करते हैं, हम जो कहते हैं वही सही है, आपको अपनी राय रखने का कोई हक नहीं है। इसलिए राजनीतिक बातचीत इस देश में बंद हो चुकी है आम जनता के बीच में। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारी डिस्कशन में हुआ करता था, इंटरटेनमेंट। हमारी फिल्मों को लेकर सबकी अपनी राय होती थी, सबके अपने अपने पसंदीदा स्टार होते थे, सबकी अपनी अपनी जो है वो पसंद की फिल्में और पसंद का राइटर, डायरेक्टर सब हुआ करता था। डिस्कशन होती थी, हर तरह की फिल्में बनती थी, सरकार से सवाल पूछने वाली फिल्में बनती थी। लेकिन ये 2 चेहरे देखिए, विवेक अग्निहोत्री और कंगना रनौत। आज जो फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खास करके जो जहरीली हुई है, जहां प्रोपोगंडा फिल्मों बनाने वालों की एक बाढ़ आ गई है, और वो अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस करते हैं इस चीज़ में कि हम प्रोपोगंडा फिल्में बनाते हैं, उसकी जिम्मेदार ये दोनों हैं। इन दोनों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दूषित किया है। एक ने प्रोपोगंडा फिल्मों का रास्ता दिखाया, दूसरी ने प्रोपोगंडा के जरिए अपने लिए तो रास्ता चुना ही चुना, लेकिन वो सब बयान भी दिए जो आने वाली पुश्तें हमारी जब पढ़ेंगी तो हंस हंस के पेट में दर्द होगा। लेकिन ऐसी एक्ट्रेस को लगाम लगाने की बजाय इनाम दिया गया, आज सांसद बना के हमारी संसद में बिठाया गया है। आज आपने देखा है कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री के क्रिटिक हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो,
जो खुल के बयान देते थे, खुल के कुछ कहते थे, ज़्यादातर गिने चुने 8-10 एक्टर्स हैं जो अपनी बात अभी भी खुल के रखते। बाकी सब जैसे ही कुछ सरकार से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड बात उनसे पूछो तो वो मुंह पर उंगली रख लेते हैं, क्योंकि डरते हैं सबका धंधा चलना कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए सब डरते हैं। वरना कंगना रनौत ने जितना बदनाम फिल्म इंडस्ट्री को किया, उस हिसाब से तो इंडस्ट्री से बाहर हो जानी चाहिए थी। लेकिन मजाल है कि कोई कंगना रनौत के खिलाफ या कंगना रनौत के जो आरोप है उसका जवाब भी दे पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा, हमारा एंटरटेनमेंट क्या होता था? क्रिकेट। क्रिकेट इस देश में एक धर्म की तरह है, इसलिए सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को भगवान भी कहा गया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद उस भगवान का कोई और ही रूप नज़र आया है, वो अलग बात है, लेकिन भगवान का दर्जा दिया गया। क्रिकेटर्स को सिर माथे पे बिठाया जाता है। क्रिकेट पे सबकी अपनी राय थी, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट मेरे हिसाब से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर आप पिछले 30 सालों का अगर आप क्रिकेट का इतिहास देखें, अगर आप वो मैच फिक्सिंग वाला दौर छोड़ दें, वो एक अलग दौर था, अदरवाइज क्रिकेटिंग के तौर पर मेरे हिसाब से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि टीम इस वक्त क्रिकेट टीम नहीं रही, टीम को पंचिंग बैग बना दिया गया, टीम को एक्सपेरिमेंट करने की जगह बना दी गई है, और टैलेंट पे टीम नहीं चुनी जा रही, पसंद पर टीम चुनी जा रही है, और टीम को इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो कलकत्ता में इसलिए टेस्ट मैच होता है, असम में चुनाव है तो गुवाहाटी में टेस्ट मैच होता है, वरना टेस्ट वेन्यूज़ क्या हिंदुस्तान में कम है? उसके बाद टीम में एक ऐसे शख्स को कोच बना दिया जाता है जो शख्स पहले क्रिकेटर था, उसके बाद बीजेपी का सांसद बना, और जब वो कोच नहीं था तो दूसरे कोचेज़ के बारे में, दूसरे खिलाड़ियों के बारे में क्या क्या नहीं बोला उस शख्स ने, उसे कोच बना दिया जाता है। क्योंकि क्रिकेट का जो करता धरता है वो उसी पार्टी के सेकंड मुखिया का बेटा है जिस पार्टी का वो सांसद है। कोचिंग में कई उनसे आगे थे, लेकिन उसे सांसदी छोड़ते ही कोच बना दिया जाता भारतीय क्रिकेट का। और भारतीय क्रिकेट टीम में उसे एक और साथी मिलता है जो चीफ सेलेक्टर है, अजीत अगरकर। वो आदमी T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, सब में एक जैसी टीम चुनता है और दावा करता है कि हम ऑलराउंडर्स की टीम बनाएंगे। वो ऑलराउंडर चुनने की बात करता है जिसकी ये तस्वीर देखिए, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था। सबसे ज़्यादा बार लगातार शून्य पे आउट होने का रिकॉर्ड इस आदमी का है, और बॉलिंग में भी माशाअल्लाह था। उस वक्त टैलेंट छोटे शहरों से नहीं आता था। अगर उस वक्त आज की तरह टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म होता तो शायद अजीत अगरकर मेरे हिसाब से भारत के लिए 5-6 मैच से ज़्यादा नहीं खेल सकते थे। जिस तरह के रन लुटाते थे, जिस तरह की इनकी पिटाई होती थी। ये दोनों मिलकर भारतीय टीम चुनते हैं, टैलेंट पे नहीं। किस चीज़ पे चुनते हैं? गौतम गंभीर की पसंद के कौन है। उनकी IPL टीम से आए लोगों को कोच बना दिया जाता है, उन्हीं के पसंद के लोग टीम में होते हैं। वो चाहे बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर के नाम पर हर किसी को खिला दिया जाता है। यहाँ तक कि विकेट कीपर जो है उन्हें बैट्समैन बना के खिला दिया जाता है। उस देश में, जिस देश में इनके कोच बनने से पहले तक कहा जाता था कि एक टाइम पे भारत 3-3 टीमें उतार सकता है और तीनों फॉर्मेट पे, उस देश की हालत क्रिकेट टीम की ये है कि न्यूजीलैंड ने घर में पीटा, अब साउथ अफ्रीका ने घर में पीटा आपको। और उस जिस टीम को साउथ अफ्रीका ने पीटा, उस टीम पे अगर आप नज़र डालो तो देख के हैरान होती है, कई बार हैरान होती है कि हमारे देश में क्या टैलेंट ही नहीं बचा। बैट्समैन के नाम पे अगर शुरू के 3 बैट्समैन हटा दो, बाकी बैट्समैन ही नहीं। ध्रुव जुरैल जो एक विकेट कीपर है, उन्हें बैट्समैन के तौर पे खिलाया जा रहा है। उनसे बेहतरीन बैट्समैन
डोमेस्टिक क्रिकेट में बाहर बैठे हैं जिन्हें पूछा भी नहीं जा रहा, जिसमें एक नाम सरफराज खान तो आपने बहुत बार सुना होगा, और कई नाम हैं। जो ढंग का टेस्ट मैच में मेरे हिसाब से स्पिनर भी नहीं है, T20 के लिए वो बेस्ट है, टेस्ट मैच में वो कहीं डिजर्व नहीं करता टीम में जगह। उस वॉशिंगटन सुंदर को ना सिर्फ खिलाया जाता है बल्कि 3 नंबर में बैटिंग भी कराई जाती है। जब क्रिटिसाइज होते हैं तो उसको बदल के किसको लाया जाता है, वही साई सुदर्शन जो कप्तान के खासम खास है। और कप्तान किसके खासम खास है? कप्तान एक कठपुतली कप्तान है, कोच के खासम खास है। ऊपर से बयान अपनी जिम्मेदारी लेने के बावजूद लेने की बजाय बयान देते हैं कि भाई मैंने ही मेरे अंडर ही तो जीते थे। दरअसल गौतम गंभीर और मोदी जी दोनों किस्मत के धनी हैं। किस्मत के धनी ये हैं कि इन दोनों को केक बना बनाया मिला, केक बना बनाया मिला, और जब उस केक पे चेरी रखने का वक्त आया तो वो चेहरे बदल गए जिन्होंने वो केक बनाया था। चेरी रखने का काम इनको मिला। भारत की इकॉनमी को मजबूत किया, भारत को दुनिया भर में अपनी पहचान दिलवाई। किसने? पुरानी सरकारों ने। जो सफ़र पंडित नेहरू की दूरदर्शिता से शुरू हुआ था उसे आखिरी तक पहुंचाया, टॉप तक पहुंचाया मनमोहन सिंह ने। अब जब उस पर उसका फल खाने का वक्त आया या उसके एक पे चरी रखने का वक्त आया तो मनमोहन सिंह को लोगों ने हटा दिया, मोदी जी चुन के आ गए और उन्होंने रख दिया और दावा किया कि हमने तो दुनिया की 4थे नंबर की इकॉनमी बना दी। भाई वो क्या रातों रात बनी है, या वो इकॉनमी 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में बनती है? 1947 से लेकर 14 तक का जो सफ़र है उसी का ये देन है कि आपकी इकॉनमी बढ़ी। लेकिन क्रेडिट मोदी जी को। उसी तरह से गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मैंने एशिया कप जिताया, मैंने T20 विश्व कप जिताया। क्या वो उनके आने से 1 साल में बन गया क्रिकेट? इससे पहले जो कोच थे राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, या उससे पहले जो डंकन फ्लेचर या जॉन राइट या गैरी कर्स्टन, वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ था, खास करके सौरव गांगुली जब कैप्टन थे, उस ईरा से जो सफ़र शुरू हुआ हिंदुस्तान के क्रिकेट के ऊपर आने का, उसका फल आप भुगत रहे कि आपने ये दोनों चैंपियनशिप जीती। क्या 4 महीनों में आपने इस देश को, क्रिकेट को बदल दिया कि आप जीत गए? और फिर मज़े की बात यह है कि जिन्होंने वो विश्व कप जिताया वो खिलाड़ी तो आपने टीम से बाहर कर दिए। विराट कोहली को बाहर कर दिया आपने, रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, आर अश्विन जैसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया, और उनकी जगह रिप्लेसमेंट कौन आ रहे हैं? वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, ये लोग उनकी रिप्लेसमेंट आएंगे। सोचिए, वो लोग जिन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, उनको रिप्लेस करके जिन्होंने जगह बनाई थी चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित और विराट कोहली। वो 4 लेजेंड गए, इन चारों ने उसको भरा। उनकी जगह किसको लाया जा रहा है? सोच के भी ज़रा शर्म आती है। फिर भी कोच का घमंड देखिए, जो किया मैंने किया, और इसमें गलती कोच की भी नहीं है क्योंकि उसको मालूम है आशीर्वाद ऊपर से किसका है। उनका जो खुद नेहरू के द्वारा शुरू किए गए सफ़र और मनमोहन सिंह द्वारा उस सफ़र को अंजाम तक पहुंचाने का क्रेडिट खुद लेते हैं और उसमें बड़ी बेशर्मी से गर्व भी महसूस करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।